तो आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, एंगल्स 0 से लेकर 360 डिग्री तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जहाँ हम बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, तो हमने बात करी थी कि जब एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, जिसका एक एंगल क्या होगा हमेशा 90 डिग्री का, थीटा के लिए ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ये हो जाएगा इसका बेस और ये हो जाएगी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के लिए जब हमारा थीटा बेस एंगल पे होगा, ठीक है, तो थीटा क्या है, एक्यूट एंगल। अब ये एक्यूट एंगल हमारे पास 0 से और 90 के बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो हम इस पॉइंट पे बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज स्पेसिफिक एंगल्स की। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर हम बात करें तो कौन कौन से हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, जस्ट मेजर, और इन्हीं के जस्ट रेसिप्रोकल क्या होते हैं, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, जहाँ हमें पता है साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें स्पेसिफिक, तो मेरा जो साइन थीटा है, साइन का रेशियो है, वो हमेशा किसके बीच में आएगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में आएगा। ठीक है, अब अगर इस ट्रायंगल की मैं बात करूं तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो किस तरीके से बदलेगा, जरा ध्यान देना कि अगर एंगल 90 डिग्री है, मतलब एंगल ये थीटा डिग्री है, तो थीटा अगर 0 से बात करते हैं हम, 0 से और 90 तक की बात करते हैं, तो जितना छोटा ये एंगल होगा, सीधी सी बात है, अगर मैं छोटे एंगल की भी बात करूँ, थीटा अगर छोटा है तो उसके लिए पर्टिकुलर हमारे पास जो रेशियो आएगा इस थीटा के लिए, वो क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस और ये हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज आएगा। और अगर मैं थीटा थोड़ा सा बड़ा कर दूं, थीटा क्या कर दूं, थोड़ा सा बड़ा कर दूं, तो इसके लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का क्या रेशियो आएगा। और अगर मैं थीटा थोड़ा और बड़ा कर दूं तो उसके लिए क्या रेशियो आएगा इस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में, अगर ये थीटा है। हम सारी की सारी बात कर रहे हैं किसकी, साइन थीटा की। तो अगर साइन थीटा की बात करें तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो निकल के आएगा। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो जब मेरा थीटा बदलता जा रहा है, ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है और ये थीटा 3 है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि थीटा 1 इज स्मॉलर देन थीटा 2, दैट इज स्मॉलर देन थीटा 3। ठीक है, तो अगर इनके लिए हम बात करें तो जैसे जैसे मेरा थीटा बढ़ता जा रहा है, एक चीज़ तो पक्की है कि अगर मैं इसकी बात करूं, इसके लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, इसके लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, और इसके लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। तो ज़रा ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर छोटी है, हाइपोटेन्यूज बड़ी है, परपेंडिकुलर थोड़ी बड़ी होगी, हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का इसमें रेशियो। तुम देखोगे जैसे जैसे हमारा एंगल बढ़ रहा है, परपेंडिकुलर की लेंथ बढ़ती जा रही है, और परपेंडिकुलर न्यूमरेटर है। तो अगर मैं एक फ्रैक्शन की बात करूं, एक फ्रैक्शन जिसमें a अपॉन में b है, तो उसकी वैल्यू जैसे जैसे a बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ेगी, और जैसे जैसे b बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी वैल्यू घटेगी। है ना, a के बढ़ने के साथ साथ इस पूरे की वैल्यू बढ़ेगी, और b के बढ़ने के साथ साथ इस पूरे की वैल्यू घटेगी। तो इसमें अगर देख के बताएं हम, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो इसके और इसके केस में अगर कंपैरिजन किया जाए, थीटा 1 और थीटा 2 के कंपैरिजन में, तो ज़रा सोच के बताओ कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो इस केस में और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो इस केस में ज़्यादा किस में होगा। सीधी सी बात है, ये वैल्यू ज़्यादा होगी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो बढ़ता जाएगा। क्यों, क्योंकि थीटा के बढ़ने के साथ साथ परपेंडिकुलर बढ़ रहा है ना, एंगल बढ़ने के साथ साथ परपेंडिकुलर बढ़ रही है, और परपेंडिकुलर जो है उस फ्रैक्शन का
न्यूमरेटर है जिसके साथ साथ जो अगर बढ़ेगा तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। तो इसका मतलब हम साइन थीटा के लिए क्या कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशो एज द एंगल वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीज, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा that is perpendicular upon my hypotenuse increase। हाँ है ना। सेम उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ कोस थीटा की, किसकी? कोस थीटा के लिए सेम वही θ1, θ2 और θ3 की अगर बात की जाए, θ1 बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, θ2 थोड़ा और एंगल बड़ा हो गया तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज θ2 के लिए, सेम उसी तरीके से θ3 बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं कहता हूँ कि θ1 छोटा है, θ2 बड़ा है, θ3 बड़ा है, तो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, जरा सोच के देख कि बेस तो उतना ही है ना। बेस तीनों केस में क्या है? सेम है। उस बेस के साथ साथ मेरा हाइपोटेन्यूज क्या है? बढ़ रहा है ना। बेस की वैल्यू जो है सेम रहेगी, परपेंडिकुलर बढ़ता जाएगा तो उसके हिसाब से हाइपोटेन्यूज भी क्या जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, एंगल बढ़ेगा ये वाला, वैसे वैसे बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज इसके लिए, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज इसके लिए और बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज इसके लिए अगर बात करें तो बेस तो सेम है लेकिन हाइपोटेन्यूज क्या है? तीनों के केस में बढ़ता जा रहा है। तो और अगर हमें पता है कि एक फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर वैल्यू है अगर बढ़ेगी तो उसके साथ साथ उस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी? कम होती जाएगी। जितना फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर बढ़ेगा उतना उस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी? कम होती जाएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू जो है इस वाली से क्या है? कम है। सॉरी, ये वैल्यू जो है इस वैल्यू से ज़्यादा है, ये वैल्यू इस वाली से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज बड़ा है, ये हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा है और ये हाइपोटेन्यूज सबसे छोटा है। तो जैसे जैसे हाइपोटेन्यूज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू कम होती जा रही है। तो इसका मतलब कोस थीटा दैट इज बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज एज द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीज, the value of cos theta that is base upon में hypotenuse decrease है ना। सेम यही रीज़न है। सेम यही अगर मैं कंडीशंस सिमिलर एस्पेक्ट लगाऊं tan थीटा के केस में, कोसेक थीटा के केस में, सेक थीटा और कोट थीटा के केस में अगर वैल्यू लगाऊं तो तुम नोटिस करोगे कि हर में मैं ट्रेंड निकाल सकता हूं। ठीक है, तो जैसे जैसे 0 से 90 डिग्री तक हम जाएंगे हम देखेंगे साइन थीटा की वैल्यू जो है बढ़ रही है, कोस थीटा की वैल्यू घटेगी। ठीक है, ये चीज़ें हमें देखनी है। ठीक है, अब ये एक ट्रेंड जो है वो हर एक एंगल के लिए मेजर करना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, इसीलिए हमारे पास कुछ प्री डिटरमाइंड वैल्यूज़ हैं जो हमारे कोर्स में अभी फ़िलहाल है और वो हमें देखनी है। ठीक है, हम एक्यूट एंगल्स के लिए लिखेंगे वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये हमारे पास मेजर है कुछ एंगल्स के और ये हमारे पास हमें पता होने चाहिए। ठीक है, इन्हीं की वैल्यूज़ हम डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक टेबल बनी हुई है पहले से
जिसको हमें बस थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करना पड़ता है और बार बार याद करना पड़ता है, जिसमें हमारे पास एंगल्स का कुछ वैल्यू होगा। ठीक है, इस तरफ हमारे एंगल्स होंगे कौन से, 0 डिग्री, 30, 45, 60 और अल्टीमेटली 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ हमारे पास है वैल्यू साइन थीटा की, कोस थीटा की, टेन थीटा की, फिर साइन का जस्ट अपोजिट कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू फॉर 0 होती है 0 डिग्री। ठीक है, 30 के लिए होती है 1/2, 45 के लिए 1/√2, 60 के लिए √3/2 और 90 के लिए वैल्यू होती है 1। अगर नोटिस करोगे तो जैसा मैंने कहा था, जैसे जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ेगी हमारे साइन थीटा की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। समझ में आ रही है? 1/0, 1/2, फिर उससे बड़ा 1/√2, फिर √3/2 और 90 के लिए 1। ठीक है, कन्वीनियंस के लिए याद रखना आसान होता है। एक बार साइन की वैल्यू अगर मुझे याद हो जाए तो बाकी सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की मैं वैल्यू अपने आप निकाल सकता हूँ। कोस के लिए जस्ट उल्टा चलता है, साइन के लिए जो ट्रेंड हमारा 0 से 90 चलता है वही ट्रेंड कोस के लिए 90 से 0 के लिए चलता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि कोस 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1। कोस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जितनी साइन 30 की है, √3/2। कोस 45 की भी 1/√2, 60 की 1/2 और कोस 90 की वैल्यू 0। ठीक है, टेन की वैल्यू होती है जो कि होता है हमारे पास साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, आया ना। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ठीक है, तो अगर इसके लिए वैल्यू बात करी जाए तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 0/1। कोई भी वैल्यू 0/1 क्या होती है, 0। ठीक है, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/√3। आई बात समझ में? उसके बाद में ये सेम नंबर डिवाइडेड बाय सेम नंबर क्या हो जाएगा, 1। ये वाला कितना हो जाएगा, 2 से 2 खत्म, √3 और 1/0 ये होता है हमारे पास नॉट डिफाइंड। क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, समथिंग अपॉन में 0 इज नॉट डिफाइंड, एनीथिंग अपॉन में डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अगर कोसेक थीटा की बात करें तो जस्ट रेसिप्रोकल होगा किसका, साइन थीटा का। साइन थीटा का रेसिप्रोकल मतलब 1/0। 1/0 क्या होगा, एनीथिंग अपॉन में 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड। ठीक है, साइन 30 का जस्ट रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2। कोसेक 30 हो जाएगा 2। फिर कोसेक 40 क्या हो जाएगा, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2। इसका रेसिप्रोकल 2/√3। 90 का रेसिप्रोकल 1/1, 1। आ रही बात समझ में? उसके बाद में अगर हम बात करें सेक थीटा, तो जस्ट इसका अपोजिट, इसका रेसिप्रोकल 1/1, 1। √3/2, 2/√3। ठीक है, सेक 45 कितना हो जाएगा, जस्ट इसका रेसिप्रोकल √2। ठीक है, फिर सेक 60 कितना हो जाएगा, जस्ट इसका रेसिप्रोकल 2 और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, बाद में अगर हम बात करें कोट 0 की, तो tan 0 का रेसिप्रोकल 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल √3, रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल 1/√3 और इसका इसका 0। नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 1/0 था, 0/1 0। ठीक है, तो ये हमारे पास ओवरऑल वैल्यू है
अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की 0, 30, 60, 45 और 90 डिग्री के लिए। ठीक है, ये हमें वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। इनकी मदद से हम अपने जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं उनको याद रख सकते हैं, और हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम आएगी तो उनको इन्हीं रेशोज़ की मदद से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड है, ये वैल्यूज़ क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है। मतलब हम ये पहले से प्रीडिटरमाइंड वैल्यू हैं, इनको मानते हुए ही आगे की कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है।